प्यारे बच्चों, आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं आपका दोस्त संतोष कुमार शर्मा। यूथ कंपटीशन टाइम्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं साउंड। साउंड यानी कि ध्वनि। दोस्तों, आप रेलवे भर्ती बोर्ड की तमाम परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जैसे लोको पायलट, टेक्नीशियन, जूनियर इंजीनियर, सीनियर सेक्शन इंजीनियर, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ वगैरह वगैरह। इन सभी परीक्षाओं में फिजिक्स के सवाल बहुतायत में पूछे जाते हैं, या एक सेंटेंस में अगर बात को कहा जाए तो वो ये है दोस्तों कि रेलवे में अगर आपको नौकरी पाना है तो भौतिक विज्ञान से दोस्ती करनी पड़ेगी। जी हाँ, बिना भौतिक विज्ञान को पढ़े आप रेलवे की नौकरी तो नहीं पाएंगे, बिल्कुल याद रखिएगा। तो फिजिक्स से आप आज से ही दोस्ती कर लीजिए दोस्तों, हमारे साथ जुड़िए और अंत तक बने रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं। वीडियो में देखिए आज आपके लिए हम क्या क्या लेकर आए हैं। ध्वनि। ध्वनि का मतलब होता है साउंड। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है, ये ध्वनि है। आकाश में बादल गरजते हैं, ये ध्वनि है। सड़क पे ट्रैफिक का शोर है, ये भी ध्वनि है। शाम को पक्षी अपने बसेरे पर लौटता है जब, तो शोर करता है। आपके आसपास कहीं पेड़ हो, पुराना पेड़ हो, बरगद का पेड़ हो, तो आप देखेंगे कि तमाम हजारों हजार पक्षी आकर के शाम को वहां बैठते हैं और कितना शोर करते हैं। उनका जो कोलाहल है मन को कितना सुकून देता है। तो ध्वनि क्या है बच्चों? ध्वनि एक तरंग है। ध्वनि क्या है? एक तरंग है। साउंड क्या है? एक वेव है। किस प्रकार की वेव है बच्चों? इसको कहते हैं हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल वेव, या ऐसे कहा जाए तो हिंदी में अनुदैर्ध्य तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग आप लोग जानते हैं, जब कोई तरंग अपने चलने की दिशा के अनुदिश या चलने की दिशा के समांतर आगे पीछे टू एंड फ्रो दोलन करे, तो इस प्रकार की तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग या लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल वेव या अनुदैर्ध्य तरंग को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है दोस्तों। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि ध्वनि को चलने के लिए भी माध्यम चाहिए। यानी कि हम आप बात कर रहे हैं तो बीच में हमारे कोई ना कोई है। आपने सुना है ना, दीवारों के भी कान होते हैं। अगर बीच में दीवार ना हो तब कौन है? बीच में दीवार तो है दोस्तों, वो दीवार होती है हवा की दीवार, वायु की दीवार, मीडियम ऑफ एयर। अगर ये ना हो तो आपकी बात हम नहीं सुन पाएंगे, हमारी बात आप नहीं सुन पाएंगे। कितना मजा आएगा ना, अगर हम बोलें और आप सुन ना पाएं, और आप बोलें और हम ना सुन पाएं, लेकिन देख रहे हैं हम कि आप बोल रहे हैं और आप भी देख रहे हैं कि हम बोल रहे हैं, और हमारी बात आप सुन नहीं रहे हैं, आपकी बात हम नहीं सुन रहे हैं। कितनी मजेदार बात होगी, है कि नहीं? इशारों इशारों में बात होगी। तो हम लोग शुरुआत कर देते हैं आज ध्वनि के बारे में। देखिए, आइए, ये है आपके स्क्रीन पर ध्वनि तरंगों की प्रकृति, नेचर ऑफ साउंड वेव्स, पहला सवाल। और शुरुआत आपकी हो रही है आरआरबी के जूनियर इंजीनियर के सवाल से। 27 मई 2019 को पहली पारी का सवाल है दोस्तों। किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति v और आवर्तकाल t के बीच क्या संबंध है? बहुत बढ़िया सवाल। तो आइए देखते हैं क्या संबंध है बच्चों। हम्म किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति v है, आवर्तकाल t है, उनके बीच क्या संबंध होता है बच्चों? तो आवृत्ति जो होती है, फ्रीक्वेंसी, और आवर्तकाल t, दोनों के बीच में ये संबंध होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के। तो n इक्वल टू 1/t कहां पे है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए। ठीक, ऑप्शन नंबर सी को आप टिक लगा दीजिए। आरआरबी जेई का सवाल है 27 मई 2019 का। अगले सवाल पे आपको ले चलता हूं बच्चों, बिना किसी देरी के। आइए, ये रहा, देखिए आपके सामने। ध्वनि तरंगे हवा में, पानी में, निर्वात में, स्टील में यात्रा नहीं कर सकती हैं। तो दोस्तों, ध्वनि तरंगों को चलने के लिए हमने अभी अभी आपसे बात की थी, माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। वो माध्यम हवा हो, पानी हो, लोहा हो, तांबा हो, मिट्टी हो, पहाड़ हो, पत्थर हो, लेकिन हो। ठीक है ना? क्योंकि तरंगों के ट्रांसमिशन के लिए, उनके संचरण के लिए, उनके चलने के लिए रास्ता चाहिए, और रास्ता बिना माध्यम के नहीं मिलता है। तो आपको मीडियम चाहिए। मीडियम कहाँ पे है दोस्तों? यहाँ पे
मीडियम आपका है वायु है, पानी है, स्टील है। निर्वात जो है उसमें ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती। आओ तुम्हें चांद पे ले जाएं, सुना है? अगर हम आपको चांद पे लेकर के चलें कितना मजा आएगा, है कि नहीं? चांद की सैर करेंगे हम और आप साथ साथ। लेकिन बच्चों, चांद पे आप हमारी बात सुन नहीं पाएंगे और हम आपकी बात सुन नहीं पाएंगे, फिर सारा मजा किरकिरा हो जाएगा, है कि नहीं? आप जिसको चांद पर लेके जाना चाहते हैं या जिसके साथ जाना चाहते हैं उसकी बात आप सुन ना पाए तो चांद पे जाने का मजा रह जाएगा। निर्वात है चांद पे, मीडियम नहीं है, एयर नहीं है, हवा नहीं है, वायुमंडल नहीं है। आपकी बात अगला नहीं सुन पाएगा, उसकी बात आप नहीं सुन पाएंगे। तो किसी ऐसी जगह चला जाए जहां कम से कम हवा तो हो, है कि नहीं? सांस लेने के लिए भी और बोलने के लिए भी, दोनों के लिए हवा बेहद जरूरी है दोस्तों। तो टिक कहां लगाएंगे आप? निर्वात पे। ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए, 904 का सी। आइए देखते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। दाब, विद्युत चुंबकीय, यांत्रिक। दोस्तों ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तो हैं और ध्वनि तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, यांत्रिक तरंगे होती हैं, ध्वनि तरंगे दाब डालती हैं। सवाल नंबर 905 आरआरबी एनटीपीसी का बहुत बढ़िया सवाल है दोस्तों और कठिन सवाल है। झटके में उत्तर मत दीजिएगा, सोच समझ के उत्तर दीजिएगा। सवाल नंबर 905 के लिए किस पे टिक मारा जाए? दोस्तों ध्वनि तरंगे दाब डालती हैं। जैसे अगर आप बोलते हैं तो अपने सामने अपनी हथेली को रखिए और कहिए हेलो हेलो, ऐसे बोलिए 2-3 बार तो आपको लगेगा। अरे हेलो नहीं बोल सकते हैं तो कहिए हरिओम हरिओम, इतना तो बोलिए। वो भी नहीं बोल सकते, कहिए जय सीताराम जी की। आप जब कुछ बोलते हैं तो आपके मुंह से फूंक निकलती है, हवा का दाब आपकी हथेली पे महसूस करते हैं जी। आप करते होंगे, नहीं करते हैं तो करके देखिए, आप करेंगे। यानी कि जो ध्वनि तरंगे हैं बच्चों वो दाब डालती हैं, अनुदैर्ध्य नेचर होता है उनका। और ये यांत्रिक तरंगे भी होती हैं, बस ये विद्युत चुंबकीय नहीं होती हैं। टिक लगा दीजिए ऑप्शन नंबर सी पे। पूछा क्या गया है? निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? ध्वनि तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती, बाकी सब उनके अंदर गुण पाया जाता है। तो आप टिक लगाएंगे, किस पे टिक लगाएंगे? देखिए हम ये मिटा दे रहे हैं, ये अब क्लियर हो गया। अब टिक लगाइएगा अच्छे से, ये लॉक किया जाए। जो खाली जगह है वहां पे क्या भरेंगे आप लोग? विद्युत चुंबकीय। ठीक है, आइए ले चलते हैं आपको अगले सवाल पे। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है? आयाम, समय, अवधि और आवृत्ति, गति, घनत्व। दोस्तों ध्वनि तरंगों में आयाम तो होता है, समय अवधि होती है, आवृत्ति होती है, गति होती है, यही नहीं होता नो डेंसिटी। ध्वनि तरंगों में घनत्व कहाँ होता है? नहीं होता है। आयाम होता है, जैसे ध्वनि तरंगे ऐसे मान लीजिए चल रही हैं, ये कौन सी तरंगे हैं? अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ मतलब क्या होता है बच्चों? ट्रांसवर्स, है ना? ट्रांसवर्स वेव क्या होती हैं? जिसमें ध्वनि तरंगों के चलने की दिशा और माध्यम के कणों के चलने की दिशा एक दूसरे के लंबवत होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो आयाम कहाँ पे है इसमें? अब सर्च किया जाए आयाम को, देखिए आयाम हम दिखा रहे हैं, ये आयाम है, ये आयाम है, ये भी आयाम है, ये सब आयाम है। मतलब जो किसी एक दिशा में अधिकतम विस्थापन होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, उसको कहते हैं आयाम या एम्पलीट्यूड। अब कहा जा रहा है समय अवधि और आवृत्ति। समय अवधि का मतलब होता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड तो होता ही है आवर्तकाल, ठीक है ना? आवर्तकाल होता है, और क्या होता है बच्चों आवर्तकाल के अलावा? फ्रीक्वेंसी भी होती है। आवृत्ति, गति मतलब वेग, वेलोसिटी भी होती है, और इन तीनों में संबंध भी होता है, v बराबर होता है एन लैम्डा। अब तरंगदैर्ध्य भी होता है, सारी चीजें होती हैं। बस डेंसिटी की बात अगर करें तो तरंगों की अपनी कोई डेंसिटी नहीं होती। डेंसिटी तो माध्यम की होगी ना, जिस माध्यम में ध्वनि तरंगे चल रही हैं उस माध्यम का घनत्व होगा, बट तरंगों का घनत्व नहीं होगा। ठीक है, मेरा ख्याल है कि आपको मैं समझा पा रहा हूं दोस्तों। कोई समस्या हो आप हमको बेहिचक कमेंट बॉक्स में जाएं और अपनी बात रखें, हम कमेंट पढ़ते हैं, आपके प्रश्नों के उत्तर अवश्य दिए जाएंगे। आगे देखिए, ध्वनि तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, हरगिज नहीं अनुप्रस्थ या ट्रांसवर्स होती हैं, सुपर यांत्रिक। ये सही है, ये सही है,
यही सही नहीं है। मतलब ध्वनि तरंगे अनुप्रस्थ या ट्रांसवर्स होती हैं, सुपरसोनिक आपने नाम सुना हुआ है, यांत्रिक भी होती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे अलग होती हैं बच्चों, ध्वनि तरंगे अलग होती हैं। खाली जगह में क्या भरिएगा, ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल था 12/12/18 को पूछा गया था पहली पारी में। सवाल नंबर 907 हो गया दोस्तों। 907 के बाद हम लोग चलते हैं 908 पे। ठीक, तो 908 पे हम लोग पहुंच जाएं, बिल्कुल पहुंच जाते हैं। ये रहा, ध्वनि तरंग का आयाम किस पर निर्भर करता है। ध्वनि तरंग का आयाम किस पर निर्भर करता है दोस्तों? तो वस्तु के टेम्परेचर पे जी नहीं, सामग्री पे जी नहीं, वस्तु की गुणवत्ता पे जी नहीं, वस्तु को कंपन कराने के लिए प्रयुक्त बल। गुड। जिस वस्तु को आप वाइब्रेट कराना चाहते हैं उसके लिए कितना बल लगा रहे हैं, इस पे आयाम निर्भर करता है। आयाम का मतलब होता है एम्पलीट्यूड, है ना। तो आप लोगों ने एफएम और एएम का नाम सुना होगा ना, एफएम बैंड और एएम ऐसे। इसको एफएम को क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, इसको एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। जो बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स के इंजीनियर हैं वो लोग जानते होंगे एफएम और एएम का मतलब क्या होता है। आप भी जानते रहिए, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड को मॉड्यूलेट करना मतलब एम्पलीट्यूड को बढ़ाना घटाना। ये देखिए, आपने बोला ऐसे, ठीक, धीरे धीरे बोला आपने भाई, रास्ते में हमने एम्पलीफायर लगा दिया, आपकी आवाज क्या हो गई, ऐसे ऐसे हो गई, मतलब आपकी आवाज का आयाम बढ़ा दिया। फ्रीक्वेंसी वही है, आयाम बढ़ने से क्या हो गया, जोर जोर से सुनाई पड़ता है लोगों को। भाई भाषण देते समय लाउड स्पीकर लगा करके या गाना सुनाया जाता है लाउड स्पीकर लगा करके जोर जोर से, क्यों? आप एम्पलीट्यूड बढ़ा देते हैं, मतलब आयाम बढ़ा देते हैं, है ना। आगे चलें। ये किस भौतिक वैज्ञानिक के सम्मान में ध्वनि की आवृत्ति के SI मात्रक को दिया गया है? बहुत बढ़िया सवाल। सवाल नंबर 909 को ध्यान से देखिए, क्या है दोस्तों 909? हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज। ध्वनि की आवृत्ति को हर्ट्ज में नापा जाता है बच्चों, HERTZ। ये क्या है, हर्ट्ज क्या है बच्चों? ध्वनि की आवृत्ति को नापने के लिए जो मात्रक हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसको हर्ट्ज कहा जाता है। हर्ट्ज मतलब साइकिल पर सेकंड। इसकी यूनिट क्या होती है, 1/T या पर सेकंड, या सेकंड के ऊपर -1 लगा दीजिए, है ना। इसी को हर्ट्ज कहा जाता है, राइट। आगे चलते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा माध्यम के ध्वनि घनत्व में ध्वनि तरंग के एक संपूर्ण दोलन में लगने वाला समय है? एक संपूर्ण दोलन में जो टाइम लगता है बच्चों उसको आयाम नहीं कहते, तरंग दैर्ध्य नहीं कहते, आवृत्ति नहीं कहते, आवर्तकाल ही कहते हैं। 910 के लिए ऑप्शन नंबर 1 को टिक लगा दीजिए। आरआरबी जूनियर इंजीनियर 24/5/2019 का सवाल है दोस्तों, चौथी पारी का। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। ध्वनि किसमें संचरण कर सकती है? सभी विकल्प, केवल गैस, केवल द्रव्य पदार्थ, केवल ठोस पदार्थ। ध्वनि इसमें भी चलती है, इसमें भी चलती है, इसमें भी चलती है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 1 को लॉक करिए, सभी में चल सकती है। मतलब ये जो 4 ऑप्शन हैं इनमें से हमसे पूछा गया है कि ध्वनि किस में चल सकती है। तो पानी में चलती है, जी चलती है, हवा में चलती है, ठोस में भी चलती है। ठोस मतलब मिट्टी के अंदर, लोहे के अंदर, स्टील के अंदर, एल्यूमिनियम के अंदर चलती है, ठीक है। तो अच्छा, आप लोगों ने सुना है ना दीवारों के भी कान होते हैं, तो दीवारें जो होती हैं वह सुनती हैं तो सुनाती भी होंगी। भाई हमारी सुनती होंगी, किसी और को हमारी ही बात ले जाकर के सुना आती होंगी, है ना। तो दीवारें हैं ठोस। देखिए जो कहावतें बनी है ना वो बड़ी साइंटिफिक हैं, उनमें कोई बात आपको गलत नहीं मिलेगी। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल था 12/10/18, पहली पारी में पूछा गया था दोस्तों। अगले सवाल पे आपको ले चलता हूं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ गया है। ध्वनि के संचरण के लिए, क्या बात है, क्या बात है, ये देखिए टाइपिंग की मिस्टेक है, संचरण लिखा हुआ है, लेकिन आप घबराइएगा नहीं। ध्वनि के संचरण के लिए आवश्यक माध्यम ठोस, गैस, द्रव, इनमें से सभी में होना चाहिए। कोई भी माध्यम हो, ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, सब में ध्वनि चलती है। जून 2 जून 2019 का सवाल।
चौथी पारी का आरआरबी जूनियर इंजीनियर। दोस्तों अगला सवाल आपके सामने आ चुका है। ध्वनि गमन नहीं कर सकती, कहां पे नहीं कर सकती? निर्वात में, द्रव में चलती है, ठोस में चलती है, हवा में चलती है, निर्वात में ही नहीं चलती ध्वनि। दोस्तों एएलपी टेक्नीशियन, 13/8/2018 का सवाल है, तीसरी पारी का। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है दोस्तों। क्या है सवाल? नरम और छिद्रयुक्त सतहों का उपयोग करके शोर को अवशोषित करने के लिए तकनीक का प्रयोग किया जाता है। ध्वनि सुरक्षा, श्रव्य सुरक्षा, अपवर्तन, अवशोषण। जी 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 जी, अवशोषण अवशोषण अवशोषण। सवाल नंबर 914 के लिए किस पे टिक मार दिया जाए बच्चों? नर्म और ध्वनि छिद्रयुक्त सतहों का उपयोग करके, देखिए, नर्म और छिद्रयुक्त सतहों का इस्तेमाल करके शोर को अवशोषित करने के लिए जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है उस टेक्नोलॉजी का नाम क्या है? मार्केट में क्या नाम है? साउंड सिक्योरिटी, ध्वनि सुरक्षा। 914 के लिए ऑप्शन नंबर ए को लॉक करिएगा दोस्तों। श्रव्य सुरक्षा मत कहिएगा, अपवर्तन मत कहिएगा, अवशोषण मत कहिएगा। अवशोषण तो किया जाता है, ये सच्चाई है ना? जो आप बोलते हैं वह जब नरम और छिद्रयुक्त सतह पे जाकर के टकराएगा तो आपकी आवाज सोख ली जाएगी, अवशोषित कर ली जाएगी। लेकिन इस अवशोषित करने के पीछे का जो उद्देश्य है, जो टारगेट है, वो टारगेट क्या है जानते हैं ना? सुरक्षा देना, है ना? आपकी साउंड को सिक्योर करना। तो ऑप्शन नंबर ए को लॉक करिएगा। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल था ये। अगला सवाल आपके सामने, ध्वनि कंपन के कारण उत्पन्न होती है, यही सही है। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करिए। कंपन मतलब होता है वाइब्रेशन। जब आपके गले में वाइब्रेशन होता है तो ध्वनि उत्पन्न होती है। बोलते हैं आप, कुछ गिर जाए, कुछ आप चिमटा वगैरह है, देखिए बजा दीजिए तो क्या होता है बच्चों? कंपन पे टिक मार दीजिए। निम्नलिखित की भिन्नता कारण संपीड़न और विरलीकरण उत्पन्न होते हैं। किरण का अपवर्तन, तापमान में अंतर, हवा का दबाव, यही सही है। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करिए। ग्रुप डी का सवाल था बच्चों ये, 28/9/2018 का, पहली पारी। आगे दोस्तों, ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है डेसिबल में। जी, ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में नापा जाता है बच्चों। रिक्टर स्केल नहीं, टेस्ला नहीं, हर्ट्ज नहीं। सीनियर सेक्शन इंजीनियर, 21/12/2014 को पूछा गया, ग्रीन पेपर का सेट था। ध्वनि तरंग की आवृत्ति को नापने की मानक इकाई क्या होती है? हर्ट्ज होती है। 918 के लिए ऑप्शन नंबर बी को लॉक करिए। अगला सवाल ये रहा, निम्न ध्वनि में क्या है दोस्तों? ज्वारीय तरंग, यांत्रिक तरंग, सतही तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग। तो यांत्रिक तरंगें होती हैं बच्चों। ध्वनि तरंग क्या होती हैं? यांत्रिक तरंगें होती हैं। सवाल नंबर 919 के लिए ऑप्शन नंबर बी को लॉक करिए। लोको पायलट और टेक्नीशियन का सवाल है, 17/8/2018 को पूछा गया है बच्चों। अगला सवाल आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता है? निर्वात में ध्वनि नहीं चलती है बच्चों, बाकी तो लोग चलते हैं। ऊष्मा चलती है, प्रकाश चलता है, अल्ट्रावायलेट रेज चलते हैं। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल था ये। जब ध्वनि हवा के माध्यम से गुजरती है तो हवा के कण तरंग प्रसार की दिशा में कंपन करते हैं, यही सही है। ऑप्शन नंबर ए, जैसे ध्वनि इधर चल रही है बच्चों तो माध्यम के कण भी ऐसे और ऐसे, ये देखिए, संपीडन विरलन, संपीडन विरलन, संपीडन विरलन, संपीडन विरलन, संपीडन विरलन, ये देख पा रहे हैं आप? संपीडन विरलन के रूप में आगे बढ़ते हैं। ये मतलब ये ऐसे नहीं बढ़ रहे हैं, ये ऐसे ऐसे हो रहे हैं। मतलब जिधर ध्वनि चल रही है उसके अनुदिश, उसके एलोंग, ठीक तरंग के प्रसार की दिशा में कंपन करते हैं। तरंग जिधर प्रसारित हो रही, चल रही है, उसी दिशा में कंपन करते हैं। आगे दोस्तों, ध्वनि यांत्रिक ऊर्जा का एक रूप है जो सुनने की अनुभूति पैदा करती है। कंपन ऊर्जा, अनुगूंज ऊर्जा, विद्युत चुंबकीय तरंग। ध्वनि यांत्रिक ऊर्जा का रूप है बच्चों। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करिएगा। 922 के लिए आरआरबी ग्रुप डी का सवाल है। अगला सवाल देखिए आपके सामने, हवा में ध्वनि तरंगें प्रवर्धित होती हैं, अनुप्रस्थ होती हैं, अनुदैर्ध्य होती हैं, यही सही है।
923 ऑप्शन नंबर सी को लॉक करिए। हवा में जो ध्वनि तरंगें चलती हैं बच्चों वो कैसी होती हैं? आरआरबी ग्रुप डी का सवाल है ये अनुदैर्ध्य या लॉन्गिट्यूडनल होती हैं बच्चों। हवा में ध्वनि तरंगें होती हैं अनुदैर्ध्य बच्चों। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल था ये 2/11/2018 को। आगे देखिए, निम्नलिखित पर ध्वनि तरंग भ्रमण करती है, अलग अलग माध्यमों में अलग अलग गति से भ्रमण करती है बच्चों। ये और ये नहीं होंगे, बी सी डी हरगिज नहीं होंगे। इस सवाल का उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल 2/11/2018 को। अगला सवाल देखिए आपके सामने, ध्वनि उत्पन्न होती किसी पिंड में दोलन होने पर, लोगों से बात करने पर, किसी वस्तु के गतिशील होने पर, वस्तु में कंपन होने पर। जब किसी वस्तु में कंपन होता है बच्चों तो ध्वनि उत्पन्न होती है। सवाल नंबर 925 के लिए ऑप्शन नंबर डी को मार दीजिए। आगे देखिए आपके सामने, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि तरंग नहीं चल सकती है? तो निर्वात में नहीं चल सकती बच्चों। स्टील में, वायु में, दूध में ध्वनि तरंगें चलती हैं, है ना। निर्वात मतलब वैक्यूम, फ्री स्पेस, जहां पे हवा ना हो, कुछ भी ना हो। आगे देखिए, ध्वनि तरंगों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 330 मीटर से लेकर 350 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से यात्रा करती है, बात तो सही है। मैकेनिकल तरंगें हैं, ये भी सही है। इन्हें यात्रा करने के लिए किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता होती है। ये लंबी दूरी तक यात्रा नहीं कर सकती बच्चों। इन्हें यात्रा करने के लिए किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये किसने कहा? माध्यम तो चाहिए, बिल्कुल चाहिए। इसी को लॉक कर दिए। कहा जा रहा कौन सा कथन गलत है? तो गलत मतलब ऑप्शन नंबर सी को लॉक करिए। आरआरबी एनटीपीसी पहला स्टेज, पहली पारी 26/4/2016 का सवाल है ये बच्चों। 927 के लिए ऑप्शन नंबर सी को लॉक करें। 928, ध्वनि संचरण के लिए माध्यम के कणों को उच्च घनत्व का क्षेत्र कहलाता है। अपवर्तन, प्रतिध्वनि, कंपन, संपीड़न। ध्वनि संचरण के समय माध्यम में कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र क्या कहलाता है? संपीड़न। माध्यम के कण जहां पे पास पास होते हैं, जहां पे डेंसिटी ज्यादा होती है, उसे संपीड़न कहते हैं, ठीक है ना। कंप्रेशन, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये विरलन है, ये संपीड़न है, ये विरलन है, ये संपीड़न है, ये विरलन है, ये संपीड़न है ना। ये क्या है? विरलन है। तो आप देखिए गौर से, संपीड़न विरलन, संपीड़न विरलन, संपीड़न विरलन, संपीड़न विरलन। जहां पे संपीड़न है बच्चों वहां पे क्या हो रहा है? माध्यम के कण पास पास है, मतलब दबाव ज्यादा है, उसी को संपीड़न कहते हैं। अंग्रेजी में कंप्रेशन, है ना। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल 20/9/2018 पहली पारी। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, ध्वनि तरंगों की आवृत्ति का रेंज, फ्रीक्वेंसी रेंज। मनुष्यों के लिए ध्वनि का श्रव्य परास लगभग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है बच्चों। ये मतलब अगर 20 हर्ट्ज से ऊपर और 20,000 हर्ट्ज के नीचे की आवाज आपको सुनाई जाए तो आप सुन सकते हैं। 20 हर्ट्ज से कम की आवाज आपको सुनाई जाए तो आप नहीं सुन सकते। लेकिन आपका शेरू सुनता है। शेरू जानते हैं ना? अरे वही जो आपके घर की रखवाली करता है भाई, कुछ लोग उसको टॉमी कहते हैं आजकल। जी जी जी, उसी का नाम टॉमी भी है। पूस की रात मुंशी प्रेमचंद की मशहूर कहानी है। मुंशी प्रेमचंद साहब का जो हीरो है हल्कू, वो अपने शेरू को क्या नाम दे के बुलाता है बच्चों? जबरा। जबरा क्या करता है? खेत की रखवाली करता है वहां पे। आइए, बात कहां तक पहुंची थी कि जो कुत्ते होते हैं बच्चों, वो 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली आवाज को सुन लेते हैं। कुत्ता लेटा हुआ है, सोया हुआ है, गहरी नींद में सोया हुआ है। आप दबे पांव चल के जाइए, उसके बगल से आंखें खोल देगा। क्यों खोल देगा? क्योंकि उसको आपका चलना सुनाई पड़ जाता है। हालांकि आपके पैरों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम है, बहुत कम है, लेकिन वो सुन लेता है। चमगादड़ 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा आवृत्ति की तरंगों को सुनने में सक्षम है ना। तो क्या किया जाए बच्चों? ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए। आरआरबी एनटीपीसी का सवाल स्टेज 2। स्टेज 2 का मतलब होता है कठिन सवाल, है ना। 17 जून 2022 को पूछा गया था दूसरी पारी में। अब अगला सवाल आपके सामने आ रहा है दोस्तों, निम्न में से कौन सा ग्रीक अक्षर तरंग दैर्ध्य को निरूपित करता है?
लैम्बडा करता है भाई, ये ऐसे, ये है लैम्बडा। 930 का ऑप्शन नंबर सी को लॉक करिए। आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 2 का सवाल 17 जून 2022। आगे आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, बिल्कुल मंद श्रव्य ध्वनि की तीव्रता स्तर क्या है? 0 डेसिबल, 10 डेसिबल, 25 डेसिबल। 931 नंबर क्वेश्चन के लिए किस पे टिक मारा जाए बच्चों? बहुत अच्छा सवाल है ये, सवाल नंबर 931, ध्यान से सुनिएगा। बिल्कुल मंद श्रव्य ध्वनि, जब आप सुन सकते हो इतनी धीमी आवाज 0 डेसिबल की होती है बच्चों। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल है 12/12/18 2018 में पूछा गया पहली पारी में दोस्तों। अगला सवाल, अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक आप जानते हैं बच्चों, 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर। देखिए, एक होती है ऑडिबल वेव्स, है ना, और एक होती है बच्चों पराश्रव्य। पराश्रव्य का मतलब अल्ट्रासोनिक, जो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की होती है, इसको हम नहीं सुन पा रहे हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है अल्ट्रासोनिक। पराश्रव्य हिंदी में नाम है इसका। 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा इनकी फ्रीक्वेंसी का रेंज होता है बच्चों। आरआरबी एनटीपीसी का सवाल 5/4/2016। सेकंड शिफ्ट और पहला स्टेज आगे है दोस्तों आपके सामने। मनुष्यों के लिए ध्वनि की तरंग सीमा लगभग क्या है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है बच्चों। ये मार दीजिए ऑप्शन नंबर सी पे, 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच। 933 का ऑप्शन नंबर सी। आगे है बच्चों अगला सवाल, मानव कान की सामान्य श्रव्य सीमा 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज, ये वाला ऑप्शन नंबर डी को लॉक करिए। अरबी जेई 28 जून सन 19, चौथी पारी का सवाल। अगला सवाल आपके सामने देखिए, मनुष्य बहुत ऊंची ध्वनि सहन नहीं कर सकता, वो उच्चतम ध्वनि स्तर क्या है जो मनुष्य सहन कर सकता है? 935, क्वेश्चन नंबर 935 के लिए दोस्तों, 100 डेसिबल, 80 डेसिबल, 40 डेसिबल, 115 डेसिबल। 80 डेसिबल तक की आवाज को आदमी बर्दाश्त कर सकता है, उसके ऊपर की आवाज को बर्दाश्त करेगा तो कान के पर्दे फट जाएंगे, लिहाजा आप बहुत शोर वाले स्थान पर ना जाएं। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल है 3/12/2018। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों, श्रवणीय रेंज में से नीचे आवृत्तियों के साथ ध्वनि तरंगों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है बच्चों? इंफ्रासोनिक, है ना, क्या कहा जाता है? इंफ्रासोनिक। 936 के लिए ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए। ये 0 से 20,000, 0 से 20 वाली फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, 0 से 20 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, इनको कहा जाता है इंफ्रासोनिक। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल है बच्चों। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है, 18,000, 22,000, 100 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज। तो इसमें जो 22,000 हर्ट्ज है बच्चों, ये उससे टिक मार दी, ये वाली आवृत्ति मनुष्यों के लिए श्रव्य नहीं है। 22,000 हर्ट्ज की आवृत्ति को हम और आप नहीं सुन सकते हैं। हाँ, ये देखिए, अपश्रव्य या इंफ्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? 20 हर्ट्ज से ऊपर, 20 हर्ट्ज से कम होती है बच्चों। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करिए। अपश्रव्य को या इंफ्रासोनिक को 20 हर्ट्ज से नीचे गिना जाता है, 0 से 20 के बीच में। आगे बच्चों आपके सामने ये सवाल, एक ध्वनि की गति 340 मीटर पर सेकंड है, इसकी तरंग दैर्घ्य 2 सेंटीमीटर है, तो तरंग की आवृत्ति क्या होगी? आप जानते हैं v बराबर होता है n लैम्डा, लिहाजा n बराबर क्या होगा बच्चों? वेलोसिटी अपॉन लैम्डा। तो जहां पे आपने v लिखा हुआ है, v मतलब वेलोसिटी, वो लिख लीजिए 340 मीटर पर सेकंड, ये हो गया 340 अपॉन लैम्डा के जगह पे लिख दीजिएगा 2 सेंटीमीटर है, तो उसको 2 में 100 से भाग देंगे, 100 चला जाएगा ऊपर, है ना, तो ये हो जाएगा 1700 बराबर 17,000 हर्ट्ज। 17,000 हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर ए को लॉक करिए, 17,000 हर्ट्ज। सवाल नंबर 939 के लिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है बच्चों। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ये क्या है 940 के बाद? सवाल नंबर 940। चमगादड़ को उसके रास्ते में आने वाली बाधाओं का पता लगाने में मदद करती हैं कौन सी? पराश्रव्य तरंगे। 940 का सी टिक कर दिया जाए बच्चों। 940 का सी करेक्ट आंसर है, पराश्रव्य मतलब अभी अभी मैंने बताया था 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज, इसको हम लोग सुन सकते हैं, मनुष्य सुन सकता है, लेकिन 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर यानी कि 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की जो साउंड फ्रीक्वेंसी है उसको चमगादड़ सुनता है बच्चों, और उनके माध्यम से क्या करता है? रास्ते में आने वाली बाधाओं का पता लगाता है वो, कि रास्ता क्लियर है कि नहीं है।
आगे देखिए, ध्वनि की वह निम्नतम आवृत्ति क्या है जो मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है? 20 हर्ट्स को हम लोग सुन सकते हैं बच्चों, यही निम्नतम है। एनटीपीसी आरआरबी 11/3/2021 का सवाल। मनुष्यों के लिए श्रव्य रेंज कितनी होती है बच्चों? 20 हर्ट्स से लेकर के 20,000 हर्ट्स तक। तो ये है देखिए 16 किलो हर्ट्स, ये गलत है। ये 16 हर्ट्स, ये भी गलत है। 20 हर्ट्स से लेकर के 20,000 हर्ट्स तक होना चाहिए यहाँ पे बच्चों। अगर हर्ट्स लिखा है तो के नहीं होना चाहिए, और के लिखा है तो ये सब नहीं होना चाहिए। इसी को टिक मार दीजिए, ये टाइपिंग की मिस्टेक है थोड़ा सा। यहाँ पे जो टाइप करने वाले भैया हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि किलो जो है वो हटा दें वो। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये 20,000 हर्ट्स। आप याद रखिएगा, 20 हर्ट्स से लेकर के 20,000 हर्ट्स के बीच में जो साउंड फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम लोग सुन सकते हैं 942 के लिए। ऑप्शन नंबर। अगला सवाल बच्चों 943, इनमें से कौन सी तरंगें मनुष्य के लिए श्रव्य होती हैं? 20 हर्ट्स से लेकर के 20,000 हर्ट्स तक की। ये ऑप्शन नंबर सी को लॉक करिए, वही सवाल फिर से रिपीट हुआ है। आरआरबी एनटीपीसी 23/2/2021 का सवाल है बच्चों। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है स्क्रीन पर। एक अल्ट्रासोनिक साउंड वेव की आवृत्ति 20 किलो हर्ट्स या 20,000 हर्ट्स से ज्यादा होती है। ऑप्शन नंबर ए डी को लॉक करिए। 944 के ऑप्शन नंबर डी आरआरबी जेई का सवाल है दोस्तों। 28/5/2019 का सवाल है ये। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है। ध्वनि की चाल, स्पीड ऑफ साउंड, हवा में ध्वनि की गति से अधिक गति सुपरसोनिक के रूप में जानी जाती है। ये है दोस्तों, देखिए कुछ हवाई जहाज होते हैं जो कहते हैं ना आवाज से भी तेज चलते हैं। आवाज की जो वेलोसिटी है वो 340 मीटर पर सेकेंड अमूमन होती है। यह कई बातों पर निर्भर करती है। आप किताबों में पढ़ते होंगे बच्चों फिजिक्स की, 328 मीटर पर सेकेंड, है ना, 330 मीटर पर सेकेंड। आप पढ़ते होंगे 332 मीटर पर सेकेंड, 340 मीटर पर सेकेंड। ये सवाल लगाते हैं जब आप फिजिक्स में इस चैप्टर में। तो जो वेलोसिटी ऑफ लाइट और वेलोसिटी ऑफ साउंड है, ध्वनि की चाल, यही बताई जाती है अमूमन। तो आप ये मान के चलिए कि 330 से लेकर के 340 के बीच में हमारी आवाज की वेलोसिटी होती है वायु में। मतलब हम जो बोल रहे हैं उसकी 340 मीटर दूर आप खड़े हो तो 1 सेकंड के बाद हमारी आवाज आप सुन पाएंगे। क्लियर? अब कहा जा रहा है हमसे कि हवाई जहाज को ऐसे उड़ाइए कि वो आवाज से भी पहले पहुंच जाए वहां, मतलब उसकी वेलोसिटी 340 मीटर पर सेकंड से ज्यादा हो। तो उनका नाम रखा गया है बच्चों सुपरसोनिक। क्या नाम रखा गया है? सुपरसोनिक। 945 के ऑप्शन नंबर 1 को टिक मार दीजिए। अगला सवाल आपके सामने। ध्वनि की गति पर दबाव का क्या प्रभाव पड़ता है? 946, सवाल नंबर 946। ध्वनि की गति पर दबाव का क्या प्रभाव पड़ता है? तो बहुत अच्छा सवाल है बच्चों। दबाव में वृद्धि के साथ ध्वनि की गति बढ़ जाती है, दबाव में वृद्धि के साथ ध्वनि की गति कम हो जाती है। ध्वनि की गति दबाव से प्रभावित नहीं होती है। इसी को मार दीजिए टिक, ऑप्शन नंबर सी। 946 का ऑप्शन नंबर सी टिक कर दीजिए बच्चों। अगला सवाल आपके सामने ये रहा। हवा में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है? तो 330 मीटर पर सेकेंड होता है बच्चों। इसी पे टिक मार दीजिए निसंकोच। अभी अभी बातचीत हो रही थी हमारी आपकी आरआरबी जेईई 2014 का सवाल है, 14/12/2014 रेड पेपर। आगे देखिए, एक ध्वनि तरंग में 3.5 किलोहर्ट्ज की आवृत्ति है और इसका तरंग दैर्घ्य 0.1 मीटर है। तो इसे 700 मीटर की दूरी तय करने में कितना वक्त लगेगा? बहुत बढ़िया। हाउ मच टाइम विल बी टेकन टू कवर 700 मीटर? अब बच्चों ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ये लैम्बडा दिया हुआ है, वेलोसिटी आप निकालिए। v बराबर होता है एन लैम्बडा। एन मतलब फ्रीक्वेंसी 3.5 किलो हर्ट्स, 3.5 गुणे 1000 लिख दीजिए, ऐसे किलो हर्ट्स कहा जा रहा है। लेमडा के बारे में 0.1 मीटर बोला गया है, 0.1। अब कर दीजिए गुणा, तो गुणा करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 350 मीटर पर सेकेंड।
350 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी लेके चलना है और 700 मीटर की दूरी तय करना है। टाइम बराबर हो जाएगा बच्चों दूरी बटे चाल, दूरी में चाल का भाग देंगे 2 सेकंड आएगा। मार दीजिए टिक, कहाँ है 2 सेकंड? ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए। 948 आरआरबी के लोको पायलट और टेक्नीशियन का सवाल है बच्चों ये। 30/8/2018 तीसरी पारी में पूछा गया था, वाह क्या बात है। 948 ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल दोस्तों 949, ध्वनि तरंगों की गति 700 मीटर पर सेकंड है, ध्वनि तरंगे 7 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना वक्त लगाएंगी? वाह, ध्वनि तरंगों की गति 700 मीटर पर सेकंड है, ठीक। ये तरंगे 7 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना वक्त लगाएंगे दोस्तों? समय पूछा गया है ना, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है? 7 किलोमीटर है तो 7,000 मीटर हो जाएगा। चाल बराबर है 700 मीटर पर सेकंड, भाग दे दीजिए। मुझे लगता है 10 सेकंड। कहाँ पे है 10 सेकंड? ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दीजिए दोस्तों। अगला सवाल, हाँ ये आरआरबी ग्रुप डी का सवाल था ये, 4/10/2018 में पूछा गया दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने, हवा में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो 332 पे टिक मारिएगा। ये अभी हमने चर्चा की थी आपसे, आराम से आप वीडियो में पीछे जा करके देख लीजिए, 3-4 सवाल पहले की बात है। हवा में ध्वनि की चाल 330 से लेकर 340 मीटर पर सेकंड के बीच होती है। तो 332 यहाँ पे ऑप्शन में दिख रहा है, टिक मार दीजिए। एनटीपीसी आरआरबी 27 फरवरी 2021 पहली पारी, पहला स्टेज। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकेंड, 331, 331, 331। सब में तो डेटा समान है बच्चों। यहाँ देखिए 331 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, हो नहीं सकता। यह मीटर सेकंड स्क्वायर है, हो नहीं सकता। मीटर सेकंड हो नहीं सकता। यही है, ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए। इस सवाल का सही उत्तर होगा ए। कैसे फैसला होगा बच्चों? यूनिट देख करके, जो मात्रक लिखे हुए ना इनको देख करके फैसला करिएगा, क्योंकि चाल को मीटर पर सेकंड में नापा जाता है, मीटर सेकंड में नहीं, मीटर सेकंड स्क्वायर में नहीं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में बिल्कुल नहीं। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल है 31/10/2018। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है। एक ध्वनि स्रोत 600 हर्ट्ज की तरंग भेजता है, यह 3 मीटर की तरंग दैर्ध्य पैदा करता है। इस प्रश्न में ध्वनि तरंग की गति क्या होगी? गति मतलब ये वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब चाल, चाल मतलब वेग। अब आप ये मत समझिएगा वेग सदिश है और चाल अदिश है इसलिए यहाँ पे झगड़ा करना शुरू कर दें आप, है ना। यहाँ पे दोनों को समानार्थी पर्यायवाची समझते हुए आप लोग गाड़ी को आगे बढ़ाएं। आपका लोअर सिग्नल, मतलब आपका सिग्नल लोअर है। अब देखिए, एक ध्वनि सिग्नल का मतलब समझते हैं ना, जब आप लोको पायलट बन जाएंगे तो आप ये सब चीजें पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे, सीखेंगे। एक ध्वनि स्रोत 600 हर्ट्ज की तरंग भेजता है, यह 3 मीटर की तरंग दैर्ध्य पैदा करता है। इस प्रश्न में ध्वनि तरंग की गति क्या है? बहुत बढ़िया, 600 हर्ट्ज दिया हुआ है, 3 मीटर की तरंग दैर्ध्य दिया हुआ है, तो v बराबर होता है बच्चों एन लेमडा। एन को लिखिएगा 600 हर्ट्ज और लेमडा को लिख लीजिएगा 3 मीटर। तो 600 गुणे 3 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? मुझे लगता है 1800 मीटर पर सेकेंड। कहाँ पे है 1800 मीटर पर सेकेंड बच्चों? ये है, ऑप्शन नंबर बी को लॉक करिए। 952, सवाल नंबर 952 के लिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ग्रुप डी का सवाल है 10/10/2018 को पूछा गया था। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। एक प्रसारण केंद्र 71 × 10⁴ मीटर हर्ट्ज की आवृत्ति और 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की गति के साथ तरंगों को प्रसारित करता है। तरंगों का तरंग दैर्ध्य बताइए। तरंग दैर्ध्य मतलब होता है लेमडा। लेमडा बराबर क्या होता है बच्चों? v/n। v फॉर वेलोसिटी, n फॉर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी दिया हुआ 71 × 10⁴ हर्ट्ज। वेलोसिटी दिया हुआ है 3 × 10⁸ और n की वैल्यू है बच्चों 71 × 10⁴। क्या करिएगा? जो 10⁴ है ना, इसको कहिएगा ऊपर जाओ, जाएगा, जाएगा। तो 4 जीरो बचेंगे, ऊपर हो जाएगा 30,000। ठीक, उसमें 71 का भाग दे दीजिए। 7 चौक के 28 होता है बच्चों। एक को कह दिए जीरो, तो 3000 के बाद एक जीरो और फिर 7 से भाग दीजिए।
ऐसे ऐसे काट करके, 7 चौके 28, 2 20, 7 त्रिक के 21, 430 के आसपास कौन सा है? 430 के सबसे करीब ये है बच्चों। सवाल नंबर 953 के लिए ऑप्शन नंबर डी को मार दिया जाए टिक। 953 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, एएलपी टेक्नीशियन 17/8/2018। 953 के लिए बच्चों सवाल नंबर ऑप्शन नंबर डी को टिक मार दीजिए। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। ये एक ध्वनि तरंग के तरंग दैर्घ्य की गणना करें जिसमें आवृत्ति 200 हर्ट्ज है और किसी दिए गए माध्यम में उसकी गति 400 मीटर पर सेकंड है। लेमडा पूछ रहा है, लेमडा बराबर होता है v/n। v कितना दिया है? 400 मीटर पर सेकंड और ये है 200 बराबर कितना हो जाएगा? 2 मीटर। कहाँ पे है 2 मीटर? यहाँ पे है। 954 के लिए ऑप्शन नंबर डी को लॉक करें। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है, वायु में 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ध्वनि की गति क्या होगी? 332 मीटर पर सेकंड होती है। ठीक, सवाल नंबर 955 के लिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए। लोको पायलट और टेक्नीशियन का सवाल 14/8/2018, पहली पारी। आगे आइए। एक ध्वनि स्रोत 400 हर्ट्ज की आवृत्ति और 2.5 मीटर तरंग दैर्घ्य की तरंगें भेजता है। चाल बताइए। v बराबर होता है बच्चों n लैम्डा। n को लिखिएगा बच्चों 400 हर्ट्ज, लैम्डा को लिखिएगा 2.5 मीटर। 400 गुणे 2.5 बराबर होता है 1000 मीटर पर सेकेंड। 1000 मीटर पर सेकेंड। 956 में 1000 कहाँ है बच्चों? ये रहा। ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल 6/12/2018 को पूछा गया था, दूसरी पारी में। आगे आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ध्वनि का वेग होता है सर्दियों की तुलना में गर्मियों में कम होता है। बात तो सही है। कौन सा कथन सही है यही पूछा गया है। तो मौसम पे निर्भर करता है, एक समान नहीं होता है, सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक होता है। जी नहीं, ये सही है। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करिए। 957 का ऑप्शन नंबर ए। आगे दोस्तों 958 क्या है? 958 में तरंग की ध्वनि एक माध्यम में ध्वनि की गति निर्धारित करता है। सवाल नंबर 958 ऑप्शन नंबर। माध्यम की प्रकृति माध्यम में ध्वनि की गति को निर्धारित करता है भाई। ये है तरंग का आयाम, तरंग की स्वर विशेषता, तरंग की ध्वनि। यहाँ पे लिखा हुआ माध्यम, तो माध्यम की जो प्रकृति होती है एक माध्यम में ध्वनि की गति को निर्धारित करता है। माध्यम की प्रकृति मतलब ठोस माध्यम है, द्रव माध्यम है, गैस माध्यम है, कैसा माध्यम है, सघन है, विरल है, इसको कहते हैं प्रकृति। तो माध्यम की प्रकृति उस माध्यम में ध्वनि की गति को निर्धारित करेगा। ये सही है बच्चों। अगला सवाल आपके सामने 8/10/2018 के लिए अगला सवाल आपका ये रहा। समुद्री जल में ध्वनि की गति कितनी होती है दोस्तों? बहुत बढ़िया सवाल। 959 के लिए ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए। 1531 मीटर पर सेकेंड के आसपास समुद्री जल में ध्वनि की गति ये होती है बच्चों। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल है, 25/10/2018 को पूछा गया था। अगली सवाल आपके सामने, वायु में ध्वनि के वेग से अधिक की चाल की यात्रा करने वाली एक वस्तु को क्या कहा जाता है? पराध्वनिक कहा जाता है, अंग्रेजी में सुपरसोनिक। ठीक, 960 के ऑप्शन नंबर ए को लॉक करिए। आरआरबी ग्रुप टी का सवाल है। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों, 25 डिग्री सेल्सियस तापमान विभिन्न माध्यमों ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा और कौन से कथन सही है, गलत है? हीलियम गैस में ध्वनि की चाल 965 किलोमीटर पर सेकेंड है। हाइड्रोजन गैस में ध्वनि की चाल 1284 मीटर पर सेकेंड है। सवाल नंबर 961 के लिए बच्चों ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। क्यों? हाइड्रोजन गैस में ध्वनि की चाल 1284 मीटर पर सेकेंड है, ये तो सही है, लेकिन ये 965 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ये वाली बात गलत है। हीलियम गैस में इतनी वेलोसिटी नहीं होती है बच्चों। तो आपको करना है ऑप्शन नंबर बी टिक। तो बी कहां पे मिलेगा? बी फॉर बॉम्बे। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करिए।
आगे चलते हैं दोस्तों, अगला सवाल आपके सामने। 25 डिग्री सेल्सियस वाले किसी माध्यम में ध्वनि की गति परिवर्तित हो जाती है। इस कथन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, गलत है? सवाल नंबर 962 के लिए कहा जा रहा है दोस्तों, पहला काम करिए कि इसको पढ़िए। ऑक्सीजन गैस में ध्वनि की गति इतना मीटर पर सेकंड होती है, मीटर प्रति मिनट। अशुद्ध जल में ध्वनि की गति इतना मीटर प्रति मिनट होती है। तो दोस्तों दोनों ही बातें रॉन्ग हैं, गलत हैं। ना तो ए सही है और ना तो बी सही है। 962 का सी लॉक किया जाए। आगे चलते हैं। 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, कौन से कथन गलत हैं? समुद्री जल में ध्वनि की चाल 1531 किलोमीटर पर सेकंड होती है। ये बात गलत है भाई, तो माने गलत है। किलोमीटर थोड़ी होता है, ये मीटर पर सेकंड होता है, इसलिए ये रॉन्ग है। जल में ध्वनि की चाल 1498 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, ना हरगिज नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए को लॉक करिए। ना तो ए सही है और ना तो बी सही है। हमेशा क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट रखिए बच्चों, कोई इधर उधर नहीं। आगे चलते हैं, अगला सवाल। किसी भी माध्यम में जैसे ही हम तापमान बढ़ाते ध्वनि की गति बढ़ जाती है। लीजिए ऑप्शन नंबर ए को लॉक करिए। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है। 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं, कौन से कथन असत्य हैं? जल में ध्वनि की चाल 1531 मीटर पर सेकंड होती है, हाँ भाई हाँ। हवा में ध्वनि की चाल 346 किलोमीटर पर सेकंड होती है, ना भाई ना, ये रॉन्ग है। पहला स्टेटमेंट सही है, तो क्या कहिएगा? केवल ए सही है। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करिए। 965 का सी। ग्रुप डी का सवाल है 12/10/2018। अगला सवाल आपके सामने। इस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन और कौन से कथन सत्य हैं, असत्य हैं? निम्नलिखित में से कौन सही कौन गलत है? समुद्री जल में ध्वनि की चाल ये होती है 1531 मीटर पर सेकंड, सही बात है। जल में ध्वनि की चाल 1498 मीटर पर सेकंड होती है, ये भी सही है दोस्तों। तो ए और बी दोनों ही सही हैं, मार दीजिए टिक ऑप्शन नंबर सी पे। अगला सवाल आपके सामने 967। विभिन्न माध्यमों में 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, गलत है? एल्यूमिनियम में ध्वनि की चाल ये, निकल में ये। 967 आरआरबी ग्रुप डी का सवाल है बच्चों। 967 के लिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए। एल्यूमिनियम में ध्वनि की चाल ये होती है, ये बात रॉन्ग है। निकल में ये होती है 6040 मीटर पर सेकंड। अगला सवाल आपके सामने। जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो जाती है तो इसे पराध्वनिक चाल पर यात्रा करना, सुपरसोनिक अंग्रेजी में कहते हैं बच्चों। अंग्रेजी में सुपरसोनिक, हिंदी में पराध्वनिक। आगे है दोस्तों, निम्नलिखित से किसमें 25 डिग्री सेल्सियस ध्वनि का वेग अधिकतम होगा? स्टील में 969 969। तो किस पे टिक मारा जाए बच्चों? पीतल, इस्पात, एल्यूमिनियम, लोहा। 25 डिग्री सेल्सियस पे दोस्तों ध्वनि का वेग अधिकतम होता है एल्यूमिनियम में। अगला सवाल आपके सामने रहा ये। निम्नलिखित में से कौन सा कथन 25 डिग्री सेल्सियस के विभिन्न माध्यमों में ध्वनि के चाल के बारे में सही है? तो 970 नंबर क्वेश्चन के लिए बच्चों मार दीजिए टिक, ये सही है। स्टील में ध्वनि की गति ये है, ये रॉन्ग है बच्चों। निकल में ध्वनि की गति 6040 मीटर पर सेकंड है, तो केवल बी सही है। कहाँ पे आ रहा है? केवल बी सही है, ये वाला। ऑप्शन नंबर 1 को लॉक करिए। देखिए ये सही होता, लेकिन यहाँ पे किलोमीटर पर सेकंड लिख दिया ना, इसलिए रॉन्ग हो गया ये। आप टिक मारिएगा ऑप्शन नंबर ए पर। अगला सवाल आपके सामने है दोस्तों। विभिन्न माध्यमों में 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की गति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा और कौन से विधान सत्य हैं? स्टील में ध्वनि की गति 5960 मीटर पर सेकंड, निकल में ये होती है। तो 971 नंबर सवाल के लिए बच्चों क्या करिएगा कि निकल में ध्वनि की गति तो ये होती है, ये सही है, और ये सही नहीं है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए। अगला सवाल आपके सामने ये रहा दोस्तों। यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति बढ़ती है। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करिए। अगला सवाल आपके सामने है। दिए गए एक तापमान पर ध्वनि की गति
एल्यूमिनियम में अधिकतम होती है, निकल में अधिकतम होती है, आयरन में अधिकतम होती है। 973 नंबर सवाल के लिए बच्चों एल्यूमिनियम में अधिकतम होती है। मार दीजिए टिक, ऑप्शन नंबर बी को लॉक करिए। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है। पानी, केरोसिन तेल, स्टील, वायु, लेकिन सबसे तेज स्टील में चलेगा दोस्तों, सबसे तेज स्टील में चलेगा। 974 के लिए ऑप्शन नंबर सी को लॉक करिए दोस्तों। स्टील करेक्ट आंसर। 974 के लिए ऑप्शन नंबर सी को लॉक करें। अगला सवाल आपके सामने ये रहा। निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि किसी विशेष तापमान पर सबसे तेज यात्रा करती है? तो स्टील और लोहे में बच्चों पानी, वायु, कांच नहीं होगा। आरआरबी जेईई का सवाल 29/5/2019 का। अगला सवाल आपके सामने ये रहा। 25 डिग्री सेल्सियस पे विभिन्न माध्यम ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही और गलत है? समुद्री जल में 1531 मीटर पर सेकंड, इथेनॉल में 1200 किलोमीटर पर सेकंड। ये किलोमीटर वाली बात समझ में नहीं आई है। 976 का केवल ए सही है, इसी पर टिक मारिए। 976 के लिए ऑप्शन नंबर ए आरआरबी ग्रुप डी का सवाल है बच्चों ये। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है। 977 25 डिग्री सेल्सियस विभिन्न माध्यम ध्वनि की चाल के बारे में क्या क्या सही है? देखिए, समुद्री जल में ध्वनि की चाल 1531 मीटर पर सेकंड होती है। हवा में ध्वनि की चाल 346 किलोमीटर पर सेकंड होती है। ये बात गलत है, एकदम गलत है। तो सही क्या है? ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, ये लीजिए। आप कह रहे होंगे कि गुरुजी ऑप्शन नंबर ए सही है, ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन देखिए यहाँ पे लिखा ना केवल ए सही है, तो इसी पे टिक मारिएगा। ये ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है, लिहाजा आप टिक मारिएगा बी पे। लेकिन सही क्या है? पहला वाला स्टेटमेंट सही था दोस्तों, है ना। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल 12/11/2018। कौन सी पारी है ये? तीसरी पारी। 978 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। कहा जा रहा है 978 में दोस्तों, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ध्वनि का वेग सबसे कम होगा? जल में, इस्पात में, कांच में, वायु में। वायु में ध्वनि की चाल सबसे कम होगी दिए गए 4 विकल्पों में से अगर देखा जाए तो। जल में ज्यादा, इस्पात में और ज्यादा, कांच में थोड़ी कम। तो 978 का ऑप्शन नंबर डी लॉक किया जाए। आगे है बच्चों 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यम ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है? वायु में ध्वनि की चाल 346 मीटर पर सेकेंड, बहुत बढ़िया। जल में ध्वनि की चाल, दोनों सही है, दोनों सही है, दोनों सही है, ये लीजिए। ए और बी दोनों सही। 979 के लिए, 979 के लिए ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। ध्वनि का प्रसार निर्वात, ठोस, गैस, तरल। ठोस में बहुत ज्यादा चलती है बच्चों आवाज। 980 का ऑप्शन नंबर सी लॉक करिए। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल है, 2 बार पूछा गया है, एक बार 17/9/18 को और फिर 10/10/2018 को। आगे देखिए, 25 डिग्री सेल्सियस के विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में क्या क्या सही क्या गलत है? ऑक्सीजन गैस में ध्वनि की चाल ये, आसुत जल में ध्वनि की चाल ये। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, दोनों सही हैं, दोनों सही हैं, ये लीजिए। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करिए। ए और बी क्या किया मैंने? रुकिए 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 रुकिए, ये मिट जा भाई तू। ए और बी दोनों सही है ना, दोनों सही है, तो ए और बी दोनों सही है, इस पे टिक मारिए। 981 का ऑप्शन नंबर ए लॉक करिएगा बच्चों। आगे देखिए, अगला सवाल आपके सामने है। ध्वनि निम्नलिखित में से किस माध्यम में सबसे तेज यात्रा करती है? तो ठोस में यात्रा करेगी भाई सबसे तेज, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, सबसे तेज चलती है ठोस में। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है। 983 नंबर, ध्वनि किस माध्यम में सबसे ज्यादा यात्रा करती है? दोस्तों ठोस में सबसे तेज चलेगी। अगला सवाल आपके सामने आरआरबी ग्रुप डी का, ये जेई का सवाल है, 26/5/2019। वाओ, जूनियर इंजीनियर का सवाल दोस्तों है ये। अगला सवाल आपके सामने ये रहा। ध्वनि की चाल माध्यम के ताप पर, प्रत्यास्थता पर, घनत्व पर, इनमें से सभी गुणों पर डिपेंड करता है। ऑप्शन नंबर 1 पर टिक मार दीजिए। ये भी सब सही है। जूनियर इंजीनियर 23/5/2019 का सवाल है दोस्तों, शिफ्ट नंबर 3। आगे चलते हैं। आरआरबी एनटीपीसी 23/1/2021 का सवाल। ठोस से गैसीय माध्यम में जाते समय ध्वनि की चाल कम हो जाएगी भाई। ठोस माध्यम से गैस माध्यम में जाएंगे, ध्वनि की चाल क्या हो जाएगी? घटती जाएगी। 985 का सी। आगे बढ़िए। 25 डिग्री सेल्सियस पे क्या क्या सही क्या क्या गलत? स्टील में ध्वनि की चाल सेंटीमीटर पर सेकंड तो नहीं होती है भाई, ये गलत है। निकल में ध्वनि की चाल ये होती है, ये सही है। और कहाँ पे है बी सही है? इसी पे मारिए टिक। 986 ऑप्शन नंबर डी लॉक किया जाए। एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 4 किलो हर्ट्ज, तरंग दैर्घ्य 40 सेंटीमीटर। ध्वनि तरंग द्वारा 3.2 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना टाइम लगेगा दोस्तों?
क्या क्या पूछा गया है, आवृत्ति दी हुई है, लेमडा दिया हुआ, वेलोसिटी निकालिए, वेलोसिटी बराबर यन लेमडा, यन बराबर क्या लिखेंगे 4 किलो हर्ट्स, 4000 हर्ट्स। किलो हर्ट्स को आपने क्या किया, हर्ट्स किलो में बदल लिया, किलो हर्ट्स को हर्ट्स में बदल लिया। 40 सेंटीमीटर है ना, 40 को 100 से भाग दीजिए मीटर में, 1 2 1 2। अब ये 400 चौके 1600 मीटर पर सेकेंड। कुल कितना दूरी तय करनी है, 3.2 किलोमीटर। ये लीजिए 3.2 किलोमीटर को 3200 मीटर कहते हैं हम लोग। उसमें 1600 का भाग दे दीजिए, दे दिया, कितना आएगा 2 सेकंड। कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी, लॉक किया जाए। लोको पायलट और टेक्नीशियन के बच्चों ध्यान दें, 13/8/2018 को पूछा गया था ये सवाल, बेहद आसान सवाल, 2 सेकंड का टाइम लग रहा है। 988, एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज, उसकी गति का जो तरंग दैर्घ्य है वो क्या है बच्चों 4 मीटर। चाल बताइए, वी बताइए, वी बराबर होता है यन लेमडा, यन बराबर 50 लिखिए, 50 के साथ 4 का गुणा कर दीजिए, 50 चौके 200 मीटर पर सेकेंड। कहाँ है, ये रहा ऑप्शन नंबर ए, 988 का पहला सवाल, पहला ऑप्शन। आरआरबी जेई 23/5/2019, शिफ्ट नंबर 3। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे आपकी स्क्रीन पर ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा किसी तरंग द्वारा 1 सेकंड में तय की गई दूरी को दर्शाता है। 1 सेकंड में तय की गई दूरी को जो दर्शाता है उसे कहते हैं तरंग की वेलोसिटी। ये लीजिए, 1 सेकंड में तय की गई दूरी को तरंग का वेग कहते हैं। आरआरबी जेई 26 जून 2019 का सवाल, पहली शिफ्ट का सवाल है बच्चों। आगे सामने आपके ये रहा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड 990 नंबर, आयाम ध्वनि तरंग की विशेषता, वेग, आवृत्ति, हर्ट्स, ये तीनों हैं, ये नहीं है। ध्वनि तरंग की विशेषता में क्या होता है बच्चों, v बराबर यन लेमडा। तो लेमडा मतलब तरंग दैर्घ्य, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, वेलोसिटी है, फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्स होती है बच्चों। तो आप टिक मार दीजिएगा ऑप्शन नंबर डी पर, डी फॉर डॉग। क्यों मार देंगे बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जब कोई ध्वनि तरंग चलती है तो क्या क्या घटनाएं घटती हैं बच्चों। कोई ध्वनि तरंग चलेगी तो ऐसे चलेगी, देखिए ये। अब इसमें जो ये आयाम है बच्चों, ये ध्वनि तरंग के एम्पलीट्यूड को अभी अभी हमने चर्चा की थी, एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा तो आवाज तेज सुनाई देगी आपको, है ना, तीव्रता बढ़ जाएगी। वेलोसिटी किस वेग से चल रही है, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। हर्ट्स क्या है बच्चों, फ्रीक्वेंसी का मात्रक है, ये विशेषता नहीं है ना, विशेषता ऊपर वाले तीनों हैं। पूछा क्या गया है कौन सा विशेषता नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल है, 8/10/2018 को पूछा गया, पहली पारी में दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, किसी एकल आवृत्ति की आवाज को क्या कहा जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सवाल, नंबर 991, दिल खुश करने वाला सवाल। लोको पायलट और टेक्नीशियन कब पूछा गया था, 17/8/2018 पहली पारी में। बहुत बढ़िया सवाल है बच्चों, 991 नंबर, क्वेश्चन नंबर 991। किसी एकल आवृत्ति की आवाज को कहा जाता है बच्चों टोन। नोट नहीं कहते, पिच नहीं कहते, हर्ट्स नहीं कहते, हर्ट्स तो आवृत्ति है, टोन कहते हैं। जब आपकी आवृत्ति एकल हो, सिंगल फ्रीक्वेंसी हो, तब क्या कहते हैं, टोन। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से किसका उपयोग धातु के खंडों के दरारों और दोषों को पता लगाने के लिए किया जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, 992, क्वेश्चन नंबर 992 के लिए दोस्तों, जो सुपरसोनिक वेव होती हैं, सुपरसोनिक मतलब ऐसी ध्वनि तरंगे जिनकी वेलोसिटी आपकी आवाज से तेज हो, मतलब 340 मीटर पर सेकंड से ज्यादा वेलोसिटी वाली, उनको पराध्वनिक या सुपरसोनिक कहते हैं। ऐसी तरंगों का प्रयोग किया जाता है बच्चों धातु के खंडों और दरारों के दोषों का पता लगाने के लिए। कोई लोहे का आपने बड़ा सा पीस खरीद लिया, अब उसके भीतर कहीं पे दरार है, इसका पता लगाने के लिए क्या किया जाता है। अच्छा, एक बात बताता हूं आपको, गौर से सुनिएगा। आपने गर्मी के दिनों में सुराही खरीदा है, मिट्टी का घड़ा खरीदा है, चलिए रमजान के महीने में आपने कांच की गिलास खरीदी है। खरीदते समय क्या करते हैं आप, मान लीजिए कि कोई गिलास हम हाथ में ले लेते हैं बच्चों, ये हमारे पास एक स्टील का बर्तन है। अब इस स्टील के बर्तन में आप देखिए
कि अंदर कहीं गैप तो नहीं है। आप ऐसे ऐसे आवाज करते हैं, क्या करते हैं, आवाज, आवाज बता देती है कि अंदर कहीं क्रैक है या नहीं, है ना। तो ये जो आप कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट, ये क्या करते हैं, जैसे रेल की पटरियां हैं जिस पर ट्रेन चल रही है, उस पटरियों में कहीं पे क्रैक्स हैं, दरार है, उसका पता लगाने के लिए सुपरसोनिक वेव का इस्तेमाल किया जाएगा। सुपरसोनिक को हिंदी में क्या कहते हैं, पराध्वनिक तरंगे। याद रखिएगा, आरआरबी एनटीपीसी का सवाल 19/1/2021 का सवाल। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला सवाल आपके सामने, प्रति सेकंड इकाई क्षेत्र से गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा की मात्रा को क्या कहा जाता है। सवाल नंबर 993 के लिए दोस्तों, इसको ध्वनि की तीव्रता कहते हैं, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, है ना। कहा जा रहा है प्रति सेकंड इकाई क्षेत्रफल से गुजरने वाली, एक सेकंड में यूनिट एरिया से जो गुजर जाए उसे कहते हैं बच्चों इंटेंसिटी ऑफ साउंड एनर्जी। आरआरबी जेई का सवाल 2 जून 2019 को पूछा गया। अगला सवाल आपके सामने ये रहा 994, 994, एक सिंगल फ्रीक्वेंसी द्वारा उत्पन्न ध्वनि को क्या कहा जाता है बच्चों, टोन कहा जाता है। अभी अभी ये सवाल रिपीट हुआ है, आरआरबी ग्रुप डी का सवाल है ये। आगे चलते हैं दोस्तों, 995, चमगादड़ उनके मार्ग में अपने आने वाली वस्तु को टकरा कर वापस आने वाली अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक तरंगों के द्वारा, अल्ट्रासोनिक को हिंदी में पराश्रव्य कहते हैं। 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली जो साउंड वेव होती हैं उनको दोस्तों पराश्रव्य या अल्ट्रासोनिक कहते हैं। इनके द्वारा रास्ते की बाधाओं का पता लगाता है चमगादड़। अगला सवाल आपके सामने, हर स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प को भरिए। ध्वनि की पिच इसकी आवृत्ति पर निर्भर करती है, तरंग दैर्घ्य पे, आयाम पे, लय पे। 996 नंबर सवाल दोस्तों आपके सामने आ रहा है। फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है पिच, मार दीजिए टिक। 996 का ऑप्शन नंबर ए। लोको पायलट और टेक्नीशियन के बच्चे ध्यान दें, 10/8/2018 को पूछा गया दूसरी पारी में। अगला सवाल आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि की लाउडनेस या सॉफ्टनेस को निर्धारित करता है। आयाम। 997 दोस्तों, 997 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करिए। आरआरबी जेई 24/5/2019 का सवाल है दोस्तों ये। अगला सवाल आपके सामने ये रहा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी को लॉक करिए। आरआरबी जेई का सवाल है 24/5/2019 को तीसरी पारी में। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। ध्वनि का तारत्व निर्भर करता है तीव्रता पे, आयाम पे, आवृत्ति पे, लय पे। 998 नंबर सवाल आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है दोस्तों। तारत्व मतलब आवृत्ति होता है दोस्तों, ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर करता है दोस्तों ये तारत्व। एएलपी और टेक्नीशियन का सवाल है 30/8/2018। अगला सवाल आपके सामने, जिस तरीके से मस्तिष्क किसी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति की पहचान करता है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों। आयाम, ध्वनि, पिच, तरंग। 999, 999 सवाल नंबर 999 के लिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी को लॉक करें। जो पिच होता है उसी की पहचान करता है आपका ब्रेन। एनटीपीसी 27/3/2021 को सवाल पूछा गया था दोस्तों दूसरी पारी में, पहला स्टेज, सवाल नंबर 1000। वाह, हम लोगों ने 1000वां सवाल टच कर लिया दोस्तों। ध्वनि हवा के माध्यम में चलती है और हमारे कानों तक पहुंचकर हमें ध्वनि की प्रबलता, ध्वनि की आवृत्ति, ध्वनि का संवेदन प्रदान करती है। ये सी पे टिक मार दिया। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल है बच्चों। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, अल्ट्रासाउंड तरंगों के बारे में कौन सा कथन गलत है दोस्तों। सवाल नंबर 1001, अल्ट्रासाउंड तरंगों के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो ये सही है, ये भी सही है और ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट है दोस्तों। वे उच्च आवृत्ति की तरंगे हैं, उनका उपयोग उद्योगों में और चिकित्सा प्रयोजन के लिए किया जाता है। वे बाधाओं की उपस्थिति में भी अच्छी तरह से परिभाषित पथ के बीच यात्रा करते हैं। दोषपूर्ण स्थानों से अल्ट्रासाउंड वापस प्रतिबिंबित नहीं किया सकता है, यही रॉन्ग है दोस्तों। इसी पर टिक मार दीजिए। ऑप्शन नंबर डी आपके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों आपका सवाल है 1002, प्रतिध्वनि इको। एक प्रतिध्वनि के लिए स्रोत और परावर्तक के बीच की न्यूनतम दूरी लगभग कितनी होती है। 17 मीटर होती है दोस्तों, है ना, 17 मीटर। टिक मार दीजिए। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल है। आगे चलते हैं दोस्तों, ध्वनि तरंगों के परावर्तन द्वारा उत्पन्न ध्वनि की पुनरावृत्ति क्या कहलाती है। प्रतिध्वनि। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करिए। बी फॉर बॉम्बे, प्रतिध्वनि को लॉक करिए। 1003, जूनियर इंजीनियर 24/5/2019 को पूछा गया था दोस्तों ये सवाल आपके सामने स्क्रीन पर। अगला सवाल ये रहा, एक लड़के ने चट्टान के पास ताली बजाई,
और 3 सेकंड के बाद उसे दोबारा सुन लिया। एक ध्वनि की चाल 346 मीटर पर सेकंड है, तो वह चट्टान से कितनी दूर है? बहुत बढ़िया सवाल है दोस्तों। 3 सेकंड के बाद सुनता है, ठीक। इसका मतलब 1.5 सेकंड जाने में, 1.5 सेकंड आने में वक्त लगता है, और 346 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है, तो 346 में 1.5 का गुणा कर दीजिए, कितना आएगा? 15 छक्का 90, 15 चौके 60, 9 69, 15 तिया 45, धन 6 बराबर 51, 519 मीटर कहां पे है? ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए, 519 मीटर। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी को लॉक करिए। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, कोई ध्वनि जब कम से कम 17 मीटर की दूरी से परावर्तित होती है तो प्रतिध्वनि होता है दोस्तों। ये लीजिए, ऑप्शन नंबर सी को लॉक करिए। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल था। प्रतिध्वनि को कम करने के लिए ऑडिटोरियम की छतों और दीवारों को किससे ढका जाता है दोस्तों? धातु से, फाइबर बोर्ड से, रबड़ से, प्लास्टिक से। सवाल नंबर 1006। क्वेश्चन नंबर 1006 के लिए दोस्तों क्या किया जाएगा? फाइबर के बोर्ड से ढक देते हैं दोस्तों, ताकि जो आप बोल रहे हैं वह रिफ्लेक्ट होकर के वापस ना आए, परावर्तित होकर के वापस ना आए, वहीं का वहीं सोख लिया जाए, एब्सॉर्ब कर लिया जाए। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल है दोस्तों, 30/10/2018, शिफ्ट नंबर 3 में पूछा गया। अगला सवाल आपके सामने, एक प्रतिध्वनि 3 सेकंड में वापस आती है, ध्वनि की तरंग 340 मीटर पर सेकंड, तो स्रोत से उसकी दूरी होगी दोस्तों। क्या करना है? देखिए, 3 सेकंड चलने का मौका मिलता है, 1.5 सेकंड जाने का, 1.5 लौटने का। 342 को 3/2 से गुणा कर दीजिए, 3 एकम 3, 17 तिया 51, 513। पेटिक मार जी, कहां पे 513? ऑप्शन नंबर ए को लॉक करिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। लोको पायलट और टेक्नीशियन का सवाल है बच्चों। ये हो क्या रहा है, समझ में आ रहा है ना? जैसे मान लीजिए कि आपने यहां से आवाज उत्पन्न की, आपकी आवाज चलती है, यहां पे मिल गया पहाड़, और उस पहाड़ से टकरा करके आपकी आवाज लौट आती है। जाना और लौटना सब मिला करके 3 सेकंड का टाइम लगा। 1.5 सेकंड जाने में लगा, 1.5 सेकंड वापस आने में लगा। ये जो 3/2 लिखा है क्या है? ये 1.5 है, और 342 क्या है? चाल में समय का गुणा किया गया, मिला क्या? दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। ये है दोस्तों आपके पास चाल, और ये है टाइम। तो स्पीड में जब टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मिलता है क्या चीज? दूरी, 513 मीटर। ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, लगातार या एक से अधिक बार, एकाधिक परावर्तन के कारण ध्वनियों को एक से अधिक बार सुना जा सकता है दोस्तों। ये है ये परावर्तन। प्रतिध्वनि का कारण क्या होता है? परावर्तन होता है, विरलन या विवर्तन या अपवर्तन नहीं होता है। आरआरबी एएलपी में भी पूछा गया दोस्तों, टेक्नीशियन में भी, और ग्रुप डी में भी पूछा गया है। सवाल नंबर 1008 के बाद 1009। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि और परावर्तित ध्वनि के बीच कम से कम 0.1 सेकंड का समय अंतराल होना चाहिए। इसी को 1/10 सेकंड भी कहा जाता है। 1/10 सेकंड का मतलब क्या होता है? 1 सेकंड के 10 टुकड़े करे जाएं, तो उनमें से एक पीस जो होता होगा उसको कहते हैं 1/10 सेकंड, 10th पार्ट ऑफ 1 सेकंड। मतलब आपने आवाज किया, आपकी आवाज गई, दीवार से टकरा करके वापस आई, आपने फिर से सुन लिया। इसके बीच में जो टाइम खर्च होना चाहिए, मतलब आवाज को जाने और लौटने में, वो कितना होना चाहिए बच्चों? 1/10 सेकंड। इसके पहले लौट आएगी तो आप नहीं सुन पाएंगे, इसके बाद आएगी तो आप सुन लेंगे, ठीक है? तो 1/10 मतलब 0.1। इस पे टिक मारिए, ऑप्शन नंबर बी को लॉक करें। अगला सवाल आपके सामने, एक समुद्री सर्वे जहाज समुद्र के तल पर एक ध्वनि तरंग भेजता है जो 2.5 सेकंड के बाद एक ध्वनि या अनुगूंज प्राप्त करता है। समुद्री जल में ध्वनि की गति 1200 मीटर पर सेकंड है। समुद्र की गहराई बताइए। बहुत बढ़िया सवाल है। तो 2.5 सेकंड का आधा कर लीजिएगा बच्चों, क्योंकि उसका आधा जाने में, उसका आधा वापस आने में लगेगा टाइम। तो क्या करिएगा दोस्तों गहराई के लिए? ध्यान से देख सुनिएगा। एक समुद्री सर्वे जहाज समुद्र के तल पर एक ध्वनि तरंग भेजता है जो 2.5 सेकंड के बाद एक प्रतिध्वनि अनुगूंज प्राप्त करता है। समुद्री जल में ध्वनि की गति 1200 मीटर पर सेकंड है। ये लीजिए, हमने बना दिया समंदर। आपसे कहीं कोई पूछेगा समंदर को किसने बनाया है, तो आप बता सकते हैं किसने बनाया है ना। ये लीजिए, बन गया समंदर। अब यहाँ पे बच्चों जहाज है,
ये है जहाज, यहाँ से साउंड पैदा किया जा रहा है, वो साउंड नीचे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, फिर ऐसे लौट के आएगा। जाना और आना, मान लीजिए डी मीटर गया और डी मीटर लौट के आया, टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2D। टाइम कितना लगता है 2.5 सेकेंड। दूरी बराबर चाल गुणे समय, ये बचपन से आप पढ़ते आए हैं, बिल्कुल आए हैं। दूरी बराबर चाल गुणे समय हो गया दोस्तों। जहां पे लिखा है दूरी वहां पे आप लिखिएगा 2D बराबर चाल कितनी है 1200 मीटर पर सेकेंड। ये लीजिए 1200, टाइम कितना लगता है 2.5। अब क्या करेंगे बच्चों, 12 ढाइया 3000, 2D बराबर 3000, तो D बराबर हो जाएगा 1500 मीटर। कहाँ है 1500 मीटर, ऑप्शन नंबर डी को लॉक करें। मतलब समंदर की गहराई यहाँ पे 1500 मीटर है। डन। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल 12/12/2018 सेकंड तीसरी पारी में दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने, ध्वनि की दृढ़ता, क्या कहा जा रहा है ध्वनि की दृढ़ता के बारे में दोस्तों। अगला सवाल 1011 नंबर, ध्वनि की दृढ़ता जो दोहरे प्रतिबिंब का परिणाम होती है, इसे क्या कहा जाता है। जाहिर सी बात है प्रतिध्वनि कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करें। इसको लॉक करें, ऑप्शन नंबर डी को लॉक करें, डी फॉर डॉग। आरआरबी एलपी और टेक्नीशियन का सवाल है बच्चों। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है 1012, मानव मस्तिष्क में ध्वनि की अनुगुंज कितनी देर तक कायम रहती है। बहुत बढ़िया सवाल, 0.1 सेकंड। 1012 के लिए ऑप्शन नंबर सी को लॉक करें। अगला सवाल आपके सामने, एक व्यक्ति ने चट्टान के पास ताली बजाई और उसे 4 सेकंड बाद गूंज सुनाई दी। तो व्यक्ति की चट्टान से दूरी कितनी है। 346 मीटर पर सेकंड को 2 सेकंड से गुणा करिए। काहे 2 सेकंड जाने में, 2 सेकंड लौट के आने में, 4 सेकंड का टाइम टोटल लगता है। तो एक तरफ का टाइम आप निकालिएगा बच्चों। तो क्या करिएगा, ये 2 छके 12, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 692। कहाँ है 692, ये है 692 मीटर। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करें। 1014, एक बड़े हॉल की दीवारों से ध्वनि के बार बार परिवर्तन को क्या कहा जाता है। प्रतिध्वनि कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करें। आरआरबी जेई 27/5/2019 का सवाल, बहुत बढ़िया, चौथी पारी। अगला सवाल दोस्तों, एक ध्वनिक अनुनाद प्रतिध्वनि जो कंपन में होने पर नियत स्वरमान पर गूंजता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों। सीटी, विद्युत परिपथ, शहनाई, ट्यूनिंग फॉर्क। सवाल नंबर 1015, ऑप्शन नंबर बी को लॉक करें। इसी को बच्चों कहते हैं स्वरित्र द्विभुज, ट्यूनिंग फॉर्क। कैसा होता है आप जानते हैं ना, ये ऐसा, ये ऐसा, इधर से ऐसा, ठीक है ना, ये स्टील का बना हुआ होगा, ठीक है, इसमें 2 भुजाएं हैं इसलिए द्विभुज। ट्यूनिंग फॉर्क, इसको किसी रबर के गत्ते पर पीट देते हैं, ये दोनों वाइब्रेट करते हैं, है ना, तो आपको घन की आवाज सुनाई पड़ती है, राइट। अगला सवाल दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी का सवाल। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, अलग अलग प्रतिध्वनियों को सुनने के लिए ध्वनि के स्रोत से अवरोध की न्यूनतम दूरी क्या होनी चाहिए। ये होनी चाहिए 17 मीटर के आसपास। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, इस पुनरावर्ती परिवर्तन को क्या कहा जाता है, इसके कारण ध्वनि की निरंतरता का आभास होता है दोस्तों। प्रतिध्वनि। अगला सवाल आपके सामने, एक सभागार में ध्वनि का सातत्य ध्वनि के परावर्तन की पुनरावृत्ति का परिणाम, और इसे क्या कहा जाता है। तीव्रता, अनुरणन, गुंजन, गुंजन कहिए, आवाज गूंजती है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, किसी अन्य कमरे में बात कर रहे लोगों की बातें हमें ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण सुनाई देती हैं बच्चों, परावर्तित होकर के सुनाई देती हैं। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, सोनार या रडार। सोनार एक उपकरण है जो वस्तुओं की दूरी, दिशा और गति को मापने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का इस्तेमाल करता है। क्या है दोस्तों, पानी के नीचे का उपकरण होता है दोस्तों, उसको सोनार कहते हैं। आरआरबी एनटीपीसी के सवाल एक कब पूछा गया था, 8/3/2021 को, पहली पारी, पहला स्टेज। अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स की दूरी, दिशा और चाल को मापने के लिए हम लोग सोनार का इस्तेमाल करते हैं। वही सवाल फिर से रिपीट हुआ है। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करिए। आरआरबी एनटीपीसी का सवाल है बच्चों, 1/4/2021 को, पहली पारी, पहला स्टेज। अगला सवाल आपके सामने, इकोकार्डियोग्राम अधिक से अधिक नजदीकी किससे संबंधित है। सवाल नंबर 1022 के लिए टिक मार दीजिए दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है 1022, ये रहा, इकोकार्डियोग्राम अधिक नजदीकी
से किससे संबंधित दोस्तों? जमीन, जीमन इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, चुंबकीय इफेक्ट, डॉपलर इफेक्ट। ये डॉपलर प्रभाव से ताल्लुक रखता है दोस्तों, इकोकार्डियोग्राम, है ना। अगले सवाल पे आपको ले चलता हूं दोस्तों, सोनार का पूरा नाम क्या है? बहुत बढ़िया, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करिए। 1023 के लिए आरआरबी ग्रुप डी का सवाल, आरआरबी एनटीपीसी का सवाल दो दो बार पूछा गया दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग आप जानते होंगे, सोनार। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है दोस्तों, सोनार का पूरा नाम क्या है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करिए। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला सवाल आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से किसे सोनार की मदद से मापा जा सकता है? पानी के अंदर मौजूद वस्तुओं की दूरी, दिशा और गति, इसी को नापा जाता है दोस्तों। ये है ऑप्शन नंबर डी। जूनियर इंजीनियर 31 मई 2019 को पूछा गया चौथे शिफ्ट में दोस्तों सवाल। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है, शब्द रडार, वाह, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। सवाल नंबर 1026 पूछा जा रहा है दोस्तों आपसे रडार के बारे में। तो ऑप्शन नंबर डी को टिक मार दीजिए, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, इसी का पूरा नाम होता है बच्चों। आरआरबी जेई 14/12/2014 येलो पेपर, आरआरबी एनटीपीसी 29/3/2016 पहली पारी पहला स्टेज। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, एक सोनार में मौजूद मुख्य उपकरण क्या है जिसका उपयोग पानी के अंदर मौजूद दूरी, दिशा और गति का पता लगाने किया जाता है बच्चों? 1027 सवाल नंबर के लिए ऑप्शन नंबर सी को ट्रांसमीटर और डिटेक्टर होते हैं बच्चों। एक ट्रांसमिट करता है, डिटेक्ट करता है। आरआरबी जेई 29/5/2019 का सवाल है। अगला सवाल आपके सामने ये रहा दोस्तों, समुद्र की गहराई में निर्धारित करने, पानी के नीचे की पहाड़ी, घाटी, पनडुब्बी, हिमशैल आदि का पता लगाने के लिए सोनार का इस्तेमाल करते हैं। आरआरबी जेई 25/5/2019 कैसा रहा दोस्तों? तो 1028 नंबर सवाल इस यूनिट का आखिरी सवाल था दोस्तों, ध्वनि से संबंधित, साउंड से संबंधित। अगली यूनिट में हम लोग प्रकाश लेकर के आपके सामने आएंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये जरूर बताइएगा कमेंट में जाकर के दोस्तों, और अगर कोई सुझाव है आपकी तरफ से, कोई सजेशन है, तो कृपया ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। आपके सुझाव हम पढ़ेंगे और अगले वीडियो में और ज़्यादा सुधार करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, आपको आपकी परीक्षा के लिए हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। खूब मन लगा करके पढ़िए, मेहनत कीजिए, और अगर हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ये काम कर लीजिए आप। इससे हमें मजबूती मिलती है, बल मिलता है। अपने दोस्तों को लाइक भी, शेयर भी करें ये वीडियो, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। आपको हमारी तरफ से नमस्कार। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। नमस्कार।